हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मौजिबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने फोर्स के बारे में जाना था और हमने वहाँ पे टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में भी जान लिया था। काफ़ी डिटेल में वहाँ पर हमने दो टाइप पढ़े थे, संपर्क बल और असंपर्क बल। अब जिसमें से हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर स्थिर विद्युत बल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है स्थिर विद्युत बल। ठीक है, तो ये कैसा फोर्स है? ये है यदि कोई चार्ज आवेश स्थिर है, उस पर लगने वाला बल जो है वो स्थिर विद्युत बल कहलाता है। मतलब किसी चार्ज पर, यानी कि चार्ज मतलब क्या होता है? तो चार्ज मतलब होता है आवेश। किसी आवेश पर लगने वाला जो बल होता है, और आवेश जो है वो स्थिर है, स्थिर अवस्था में है, उस पर लगने वाला जो बल होता है वो कहलाता है स्थिर विद्युत बल। अब सबसे पहले यहाँ पर चार्ज के बारे में जानना था। चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, यानी कि धनावेशित आवेश और या फिर धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, चार्ज यानी कि आवेश। आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश दो प्रकार का था, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है? धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, मान लिया कि हाँ, तो आवेश की जो यूनिट होती है वो कूलाम होती है, और मानना हमें ये था कि एक पॉजिटिव Q आवेश यहाँ पर है Q और एक नेगेटिव Q यहाँ पर है। अब इन दोनों के बीच जो फोर्स काम करेगा, स्थिर विद्युत बल जो काम करेगा आवेशों के बीच, वो फोर्स पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो ये अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि आकर्षित करेंगे एक दूसरे को, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, जब संपर्क में आएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि आकर्षित करेंगे, और इनके बीच जो बल कार्य करेगा वही आकर्षण बल कहलाएगा, अट्रैक्शन फोर्स कहलाएगा। ये बात यहाँ पर है। ठीक है, दो प्रकार के चार्ज थे, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। चार्ज की जो यूनिट थी कूलाम थी, और समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण लगता है, यानी कि रिपल्शन फोर्स रखता है। यानी कि अगर एक आवेश प्लस Q है और उसके संपर्क में भी प्लस Q आवेश लिया गया है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे अलग अलग दिशाओं में। यानी कि ये यहाँ पर जो बल काम करेगा वो प्रतिकर्षण, रिपेल करेंगे ये एक दूसरे को। और इसी तरह माइनस नेगेटिव और माइनस नेगेटिव को संपर्क में लाएंगे तब भी यहाँ पर प्रतिकर्षण बल काम करेगा। अगर इस फोर्स की जो है फॉर्मूला की बात की जाए तो यहाँ पर जो फोर्स काम कर रहा है वो है F। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला, किसी निश्चित दूरी पर लगने वाला जो है, निश्चित से मतलब यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है दूरी। ठीक है, कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, दूरी पर लगने वाला जो बल होता है स्थिर विद्युत बल कहलाता है। और यही बात है यहाँ पर F = K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। यहाँ पर Q1 और Q2 क्या है? ये चार्जेस हैं, यानी कि ये आवेश हैं, और ये क्या है? इन दोनों R क्या है? यहाँ पर इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। इसका मतलब है कि ये वाला जो बल है ये दूरी पर भी निर्भर करता है और आवेशों पर भी निर्भर करता है। ठीक है, और यहाँ पर जो K है ये एक कांस्टेंट है, यानी कि एक नियतांक है, इसकी अपनी एक वैल्यू होती है जिस पर आपको जाना नहीं है। अब यहाँ पर आ जाते हैं मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि चुंबकीय बल के बारे में। तो चुंबकीय बल या मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? ठीक है, हम जानते हैं, हमने यहाँ पर एक बार मैग्नेट ली है, यानी कि छड़ चुंबक ले ली है, जिसके अब मैग्नेट के कौन से दो पोल होते हैं? कौन से? नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यहाँ पर हमने S और N या N2S लिख लिया है। ठीक है, अब ये एक बार मैग्नेट है और S तथा N इसके पोल हैं, यानी कि ध्रुव हैं। ये हमें पता होती हैं, इतनी बेसिक बातें सबको पता होती हैं मैग्नेट के बारे में। अब समझना ये है कि मान लिया मैंने यहाँ पर एक चुंबक बनाई, ये N है और ये S है, इसके संपर्क में मैंने S और N, यानी कि ये जो A चुंबक है और ये B चुंबक है, मान लिया, नाम दे देते हैं इनको आसानी के लिए। जो A चुंबक है ना, उसका जो साउथ पोल है
वो बी चुंबक के साउथ पोल के संपर्क में आ रहा है, यानी कि दोनों सेम पोल एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो फोर्स काम करेगा वो रिपल्शन फोर्स काम करेगा, यानी कि प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल काम करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर फिर से हमने एक मैग्नेट ली और एक दूसरी मैग्नेट ली, यहाँ पर NS है और यहाँ पर भी NS ऐसे ले लिया, यानी कि ये जो पोल इनके संपर्क में आ रहे हैं वो दोनों अपोजिट हैं, यानी कि जो A चुंबक है उसका साउथ पोल B चुंबक के नॉर्थ पोल के कांटेक्ट में आ रहा है, तो इन दोनों के बीच अपोजिट पोल आ रहे हैं, वही अपोजिट और एक जैसे पोल की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो फोर्स काम करेगा वो आकर्षण बल यानी कि अट्रैक्शन फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। इसको समझने में कोई परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए थी। अब आ जाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। अर्थ पर लगने वाला वह बल ही गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ये बल है, ठीक है। अर्थ पर लगने वाला बल ही गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। ये भी असंपर्क बल के अंतर्गत आता है। अर्थ में आप कहीं पर भी चले जाएं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आपको हर जगह गुरुत्वाकर्षण बल जो है, ग्रेविटी या गुरुत्वीय बल जो है हर जगह आपको लग ही रहा है और हर चीज़ पर लग रहा है। अर्थ में तो पृथ्वी क्या कर रही है, हर वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींच रही है, और ये जो ये गुरुत्वाकर्षण, ये जो गुरुत्वीय बल है ये आकर्षण का बल है, यानी कि इसमें प्रतिकर्षण बल की बात नहीं की गई है। स्थिर विद्युत बल जो था उसमें भी आकर्षण और प्रतिकर्षण बल की बात की गई थी, यानी कि जब एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज के पास आएगा तो दोनों सेम चार्जेस हैं, इसीलिए एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव हुआ तो आकर्षित करेंगे। इसी तरह मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हमने पढ़ा, यानी कि चुंबकीय बल के बारे में पढ़ा। जब सेम पोल चुंबक के एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो रिपेल करेंगे, यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे, और जब अलग अलग अपोजिट पोल्स एक दूसरे के संपर्क में या कांटेक्ट में आएंगे तो वहां पर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि आकर्षित करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ये केवल आकर्षण का बल है, यहाँ पर कोई प्रतिकर्षण का बल नहीं है। और यहाँ पर आपको एक नई चीज पता चलेगी कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। मतलब ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। और किसी वस्तु पर एवं पृथ्वी के बीच जो बल लगता है, जो आकर्षण बल लगता है, वो गुरुत्वीय बल कहलाता है। समझ में आ रही है? किन्हीं दो वस्तुओं के बीच, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच, यानी कि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट मैंने बनाई हैं, एक m1 एक m2, यानी m1 m2 यहाँ पर मासेस को दिखा रहे हैं, ठीक है। इस वाली वस्तु का m1 मास है, इस वाली वस्तु का m2 मास है। इनके बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है? तो आप बोलेंगे कि इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स तो काम कर ही रहा है। और पृथ्वी और वस्तु के बीच लगने वाला जो आकर्षण का बल होता है वही गुरुत्वीय बल कहलाता है। इस संसार में हर वस्तु के मध्य एक बल लग रहा है। ये बुक रखी है, ये पेन रखा है, इनके बीच में ये पेन रखा है, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है इस टाइम भी, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ पे G की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहा जाता है, लेकिन इसको आपको बस अभी इतना ही समझना है। नोट में आ जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण व गुरुत्वीय बल केवल आकर्षण बल ही होगा, यानी कि यहाँ पर प्रतिकर्षण बल की बात नहीं की गई है। अब आ जाते हैं प्रेशर यानी कि दाब पर। दाब क्या होता है, प्रेशर क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल या इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रेशर कहलाता है। इकाई क्षेत्र पर लगने वाला बल जो है वही प्रेशर कहलाता है। एकक क्षेत्रफल, इकाई क्षेत्रफल पर, ठीक है, लगने वाला फोर्स ही प्रेशर कहलाता है। इसका फॉर्मूला होता है प्रेशर = फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि प्रेशर किन दो चीज़ों पर निर्भर कर रहा है, किन दो फैक्टर्स पर निर्भर कर रहा है। अप्लाइड फोर्स पर निर्भर कर रहा है। फोर्स ज़्यादा होगा प्रेशर ज़्यादा होगा, फोर्स कम होगा प्रेशर कम होगा, क्योंकि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया कांस्टेंट हो, ठीक है, तो P प्रोपोर्शनल कैपिटल F है, F बढ़ेगा, F ज़्यादा होगा, P भी ज़्यादा होगा, प्रेशर भी ज़्यादा होगा। अगर फोर्स
नियत फोर्स लगाया गया है तो P प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम, एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा। यानी कि इकाई क्षेत्रफल पर जो लग रहा है बल वही प्रेशर या दाब कहलाता है। दाब का मात्रक की बात करी जाए अगर तो यूनिट इसकी होती है पास्कल, पास्कल होती है। PA से इसको लिखा जाता है यदि 1/1 पर 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल लगाया जाए तब दाब 1 पास्कल कहलाएगा। ठीक है, यदि 1/1 पर, ठीक है, एरिया है यहाँ पे यानी 1 न्यूटन के बल लगाया जाए और 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर लगाया जाए तो दाब का मान जो होगा 1 पास्कल कहलाएगा। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन का बल ओवर 1 मीटर स्क्वायर का एरिया। तो यहाँ से 1 पास्कल की जो यूनिट निकल कर आई है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था लेकिन यहाँ पर मीटर -2 हो गई, Nm-2 या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोला जा सकता है। प्रेशर की जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और पास्कल भी है। P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स तथा एरिया पर प्रेशर डिपेंड करता है, जो फॉर्मूले में है उसी पर डिपेंड करेगा। दाब के आधार पर कुछ दैनिक प्रेक्षणों की व्याख्या, प्रेशर से रिलेटेड कुछ प्रेक्षण हैं जो कि दैनिक जीवन में हमारे यूज़ किए जाते हैं। स्कूल बैग में चौड़ी पट्टियाँ, यानी कि स्कूल का बैग होता है उसकी जो स्ट्रैप्स होती हैं वो चौड़ी क्यों ली जाती हैं, स्ट्रैप्स चौड़ी क्यों ली जाती हैं? कुछ बैग्स में ऐसी पतली सी भी रहती हैं, ठीक है, कुछ बैग्स में ऐसे पतली सी भी रहती हैं ऐसे, और कुछ बैग्स जो होते हैं उनमें क्या रहता है, चौड़ी स्ट्रैप्स रहती हैं। ठीक है, चौड़ी स्ट्रैप्स रहती हैं। चौड़ी स्ट्रैप्स जिन बैग्स में रहेंगी उनमें प्रेशर कम लगेगा। कौन से फॉर्मूले से? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया से। हमने स्ट्रैप्स चौड़ी की, एरिया बढ़ा दिया, स्ट्रैप्स का एरिया बढ़ा, प्रेशर घट गया। बैग के अंदर क्या है, बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं तो बच्चे को कम प्रेशर, कम भार महसूस होगा। लेकिन अगर हमने एरिया कम कर दिया, पतली स्ट्रैप ली, एरिया कम कर दिया तो प्रेशर ज़्यादा महसूस होगा। इसीलिए बच्चों की जो बैग्स होते हैं उसमें मोस्टली हमें चौड़ी स्ट्रैप्स के बैग लेने चाहिए। शार्प नाइफ की तुलना में ब्लंट नाइफ कम बेहतर काटता है। ठीक है, अगर 2 चाकू लिए, एक इस तरीके का है तो ये ज़्यादा काटेगा ना, ये ज़्यादा प्रेशर से लगेगा। क्यों? शार्प नाइफ की तुलना में ब्लंट नाइफ कम बेहतर काटता है, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा और ये थोड़ा सा उससे कम बेहतर रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर से वही फॉर्मूला P इज इक्वल टू F अपॉन A, यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एरिया हमने कर दिया है कम, यहाँ पर प्रेशर हो गया ज़्यादा। प्रेशर ज़्यादा होगा तो चीज़ को हम अच्छे तरीके से काट पाएंगे। अब जब कोई आदमी कुशन या गद्दा भी बोल सकते हैं पर खड़ा होता है तो उस पर लेटने की तुलना में डिप्रेशन यानी कि गड्ढा पड़ जाता है हमारे लेटने से किसी गद्दे पर या फिर कुशन पर, वो ज़्यादा होता है। क्या कहा जा रहा है कि जब कोई आदमी कुशन पर खड़ा होता है तो उस पर लेटने की तुलना में गड्ढा ज़्यादा होता है। ये भी यहीं से P इज इक्वल टू F अपॉन A से एरिया बढ़ा दिया। अब ये मान लिया ये कोई गद्दा है, इस पर एक बंदा खड़ा है, ये है वो बंदा, ये खड़ा हो गया तो इसका कम एरिया, इसके पैरों का जो कम एरिया है वो कम कांटेक्ट में आएगा। जबकि इसका भार अगर ये 75 kg का है तो ये 75 kg का खड़े होकर भी है और 75 kg का ये लेटकर भी है, यानी ये कम एरिया कांटेक्ट में है। एरिया कम कांटेक्ट में आया, प्रेशर हो गया ज़्यादा, गड्ढा पड़ गया। अब ये क्या कर रहे हैं ये महाशय, यहाँ पर इस गद्दे पर लेट गए, ये लेटे हुए हैं इस पर, तो क्या हुआ, ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में आया। जब ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में आया, प्रेशर हो गया कम तो गड्ढा कम पड़ेगा, डिप्रेशन कम आएगा। सुई की नोक तेज़ क्यों होती है? इसी कारण से होती है, इसीलिए शार्प बनाई जाती है। ये भी ऊपर वाली शार्प नाइफ और ब्लंट नाइफ की जैसा है। ठीक है, अब आ जाता है
किसी गैस द्वारा लगाया गया दाब, किसी गैस द्वारा लगाया, वायुमंडलीय दाब के बारे में यहीं से कॉन्सेप्ट बनना शुरू होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। गैस के अणु हमेशा गति करते रहते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं गैस के अणु, और जब ये कंटेनर में, क्योंकि कंटेनर की दीवारों से ये टकराते रहते हैं, कंटेनर की वॉल से टकराते हैं, तो इस वॉल पर यानी दीवार पर कुछ एरिया पर फोर्स लगेगा, तो पर यूनिट फोर्स पर यूनिट एरिया ही तो दाब था। एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला जो बल था वो दाब कहला रहा था, प्रेशर कहला रहा था, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया ही दाब कहलाता है। और गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी कि अणु होते हैं वो जिगजैग मोशन करते हैं, जिगजैग गति करते हैं, हर दिशा में करते हैं। यानी कि हम किसी गैस द्वारा लगाए गए प्रेशर के बारे में जान रहे हैं। अब गैस के अणु क्या करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक दूसरे से में जड़े हुए नहीं होते हैं, ठोस और द्रव के मुकाबले एकदम फ्रीली जो है मोशन करते रहते हैं, तो ये कंटेनर की दीवारों से टकराते हैं। मान लिया ये कंटेनर है, इसमें गैस है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये कंटेनर की दीवारों से टकराएंगे, ठीक है। ये कंटेनर की दीवारों से जब टकराएंगे तो इस वॉल पर, इस दीवार पर कुछ एरिया में, कुछ इस दीवार के कुछ एरिया पर जहाँ पर ये टकराएंगे मॉलिक्यूल्स, वहाँ पर कुछ बल लगेगा, कुछ एरिया पे लगेगा, तो क्या जनरेट हो जाएगा, दाब, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। यही बात, इतनी सी बात करनी थी कि गैस द्वारा भी जो है दाब काम करता है। अब आ जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब उस दाब के बराबर होता है जो वायुमंडल के द्वारा पृथ्वी की सतह पर आरोपित किया जाता है। कुल मिलाकर के बहुत छोटी सी बात है, वायुमंडल द्वारा जो अर्थ की सतह पर या अर्थ की सरफेस पर जो दाब काम करता है उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। और गैसों की परतें पृथ्वी के ऊपर, अब ये वायुमंडल क्या है, तो हमारी पृथ्वी के ऊपर गैस की एक परत, घनी परतें पाई जाती हैं गैसों की, और उसी को वायुमंडल, एटमॉस्फेयर कहा जाता है। अगर हम अर्थ की सतह के ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब घटता है, क्योंकि एयर की डेंसिटी घटती है व वायु के स्तंभ की लंबाई भी घटती है। अब इसको कैसे समझना है, ये है अर्थ की सरफेस और इस पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये वायुमंडल है, ऊपर लेयर हैं, ये बहुत सारी गैसों की लेयर पे लेयर हैं, ठीक है। तो अभी ये अर्थ की सरफेस पर है, तो इस पर जो प्रेशर काम कर रहा है, जो प्रेशर इस पर काम कर रहा है वो कौन सा प्रेशर है, तो आप बोलेंगे वो वायुमंडलीय दाब है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब है यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब जब हम अर्थ की सतह से ऊपर जाते हैं, एवरेस्ट पर जाएंगे, पहाड़ों पर जाएंगे, मनाली, शिमला, इन जैसी जगहों पर जाएंगे, यानी कि अर्थ की सरफेस से ऊंचाई पर जाएंगे, तो वायुमंडलीय दाब कम होगा। कम क्यों होगा, अभी हम कहाँ हैं, अभी हम यहाँ हैं, अब हम पहुँच गए यहाँ, थोड़ी सी ऊंचाई पर पहुँचे, तो क्या हुआ, थोड़ी गैसों की परत रह गई यहाँ में, यानी कि ये जो गैसों की जो डेंसिटी है, गैसों की जो घनी परत है, गैसों की जो घनत्व है वो कम हो जाएगा, तो हमारे ऊपर कम प्रेशर लगेगा। इसका मतलब जब हम अर्थ की सतह से ऊपर जाएंगे, बस इतना सा याद रखना है, अर्थ की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता है, क्योंकि गैसों की जो घनी परत है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और हमें जो है कम दाब महसूस होता है। बैरोमीटर क्या है, वायुमंडलीय दाब नापने वाला एक डिवाइस है, एक उपकरण है, एक यंत्र है, बैरोमीटर कहलाता है। मोनोमीटर क्या है, किसी गैस के दाब का मापन मोनोमीटर नामक उपकरण या यंत्र के द्वारा किया जाता है। यानी कि वायुमंडलीय दाब अगर नापना है तो बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाएगा, और मोनोमीटर का इस्तेमाल तब किया जाएगा जब किसी गैस के दाब का मापन करना है, किसी गैस के दाब का मापन करना है तो मोनोमीटर, और वायुमंडलीय दाब का मापन करना है तो बैरोमीटर। अब यहाँ पर ये सीटेट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हमेशा से कि पर्वतारोही जब ऊंचाई पर जाते हैं या फिर पहाड़ों पर जाते हैं तो उनकी नाक से ब्लड आने की वो शिकायत महसूस करते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना है, वैसे तो बस याद करने जैसी चीज़ है, लेकिन आपको समझना है तो मैं आपको समझा रही हूँ कि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, ऊंचाई की बात की जा रही है यहाँ पर सारी, ठीक है, ऊंचाई पर गए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर
ये कैसा हो गया, ये बढ़ सॉरी ये तो कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। क्यों हो जाता है कम, इसका रीज़न हम अच्छे से समझ चुके हैं कि वायुमंडल जो होता है बहुत सारी गैसों की परतें हैं, वो इसी को वायुमंडल बोला जा रहा है, एटमॉस्फेयर बोला जा रहा है। जब हम ऊपर जाएंगे, ऊंचाई पर जाएंगे अर्थ की सतह से, तो जो वहाँ पर डेंसिटी है गैसेस की वो थोड़ी कम हो जाएगी और हम पर जो है कम वायुमंडलीय दाब लगेगा। यानी कि ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब जो है वो कम हो जाता है, यानी कि पहाड़ों पर मान लिया हो गया ऊंचाई पर कम। अब हमारी बॉडी के अंदर भी तो अपना एक प्रेशर है जिसको हम बोलते हैं आम भाषा में ब्लड प्रेशर। आम भाषा में ब्लड प्रेशर, जिसमें दो टाइप का ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों का नॉर्मल कितना होता है, तो 120 से लेकर के 80, यानी कि सिस्टोलिक 120 तो डायस्टोलिक 80 mm ऑफ Hg, यानी कि मिलीमीटर पारा। ये एक अलग चीज़ है, ये बायोलॉजी में मैंने आपको बताई है, लेकिन यहाँ पर अभी इतना ध्यान रखना है आपको कि 120 से 80 तक होता है। अब हम पहुँचे ऊपर, हम पहुँचे कहाँ पर, हम पहुँचे ऊपर, यानी कि पहुँचे माउंट एवरेस्ट पर। ठीक है, माउंट एवरेस्ट मान लेते हैं, माउंट एवरेस्ट पर पहुंच गए। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने के बाद क्या हुआ, हम पर बहुत कम वायुमंडलीय दाब, और इसी कारण से ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय प्रेशर कम हो जाएगा। गैसें, यानी कि गैसें क्या है, हवा में तो ही है, हवा नहीं है, ऑक्सीजन कम मिल रही है, इसीलिए भी वहाँ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के जाना पड़ता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि नाक से जो ब्लड आने की प्रॉब्लम है वो क्यों होती है। ये हो गया है कम वायुमंडलीय दाब। ब्लड प्रेशर उतना ही है नॉर्मल की अगर बात की जाए। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम है, उनकी बात अलग है, उनको तो और ज़्यादा रिस्क रहता है ऊंचाई पर। तो ये है 120 से 80 और ये हो गया कम। अब ये कम हो गया तो हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वो ज़्यादा हो गया, तो वो उसमें प्रेशर ज़्यादा है और इसमें कम है, इसीलिए हमारी नाक से ब्लड बाहर आ जाता है। और यही बात यहाँ पर समझनी है आपको। बस ऊंचाई पर जाने पर, पर्वत पर, यानी कि नाक से ब्लड आ जाता है, क्योंकि हमारे शरीर का जो प्रेशर है वायुमंडलीय प्रेशर की तुलना में ज़्यादा है। और हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय कलम की स्याही निकलने लगती है वायु दाब में कमी के कारण। ये भी इसीलिए होता है क्योंकि हवाई जहाज़ ऊंचाई पर उड़ते हैं, वहाँ पर भी क्या हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, कलम की स्याही ब्लड की तरह ही काम कर रही है एक तरीके से। क्योंकि कोई भी जो लिक्विड होता है, कोई भी तरल, ब्लड, स्याही, तरल उच्च दाब से कम दाब की तरफ बहता है। इसका रीज़न ये है, यानी कि उच्च दाब कहाँ था, हमारी बॉडी के अंदर उच्च दाब था। बाहर दाब कैसा था, कम दाब बाहर था, एटमॉस्फेयर में था। तो क्या करा, कोई भी तरल क्या है, ब्लड, हमारी नाक से क्या आया था, ब्लड ही तो आया था। उच्च दाब से कम दाब की तरफ जा रहा है ना कोई भी तरल, तो क्या हुआ, हमारी बॉडी का दाब ज़्यादा था और बाहर का कम था, इसीलिए नाक से ब्लड आने की शिकायत महसूस होती है। आई होप आपको इसमें अच्छी सी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आ जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सिद्धांत पर, कौन कौन काम करता है। तो सिरिंज काम करती है, इंजेक्शन वाली जो सिरिंज होती है, स्ट्रॉ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं आप इससे, ड्रॉपर आ जाता है, और सक्शन कप भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। इनको बस याद रख लेना है आपको। अब आ जाते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स, द्रव जल स्थैतिक या हाइड्रोस्टैटिक्स दाब। अब हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर या फ्लूइड स्टैटिक, ये है क्या, फ्लूइड से समझ में आ रहा होगा, द्रव या जल की बात की जा रही है। हाइड्रा क्या बोलते हैं, हाइड्रा भी तो पानी के लिए ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है वर्ड। तो हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर ये भी पानी के लिए, इसलिए आपको दोनों याद रह जाएंगे, या तो फ्लूइड स्टैटिक्स करके आ जाए और हाइड्रोस्टैटिक्स करके आ जाए, हैं दोनों प्रेशर। फ्लूइड स्टैटिक्स प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर, द्रव जल स्थैतिक, इनसे तो समझ ही जाएंगे, और इसको इंग्लिश में हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर ही बोला जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक कप बना हुआ है जिसमें पानी है और ये पानी रेस्ट में है। अब ये रेस्ट में है तो इस पर एक प्रेशर काम कर रहा है जिसको बोला जा रहा है जल या द्रव स्थैतिक या फिर हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर, इसी को बोला जा रहा है। यानी कि जब कोई द्रव जो है स्थिर अवस्था में है
उस पर एक बल काम कर रहा है जिसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहा जा रहा है, द्रव या जल स्थैतिक दाब कहा जा रहा है। द्रव स्थैतिक या हाइड्रोस्टैटिक द्रव यांत्रिकी वे शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर तरल का अध्ययन किया जाता है। बस इतनी सी बात थी। और इसका एक फॉर्मूला होता है P = h ρg, जहाँ पर h हाइट ऑफ लिक्विड है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, एंड स्मॉल g क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको नहीं पढ़ना, आपको बस इतना याद रखना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, P = h ρg, यानी कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, द्रव या जल स्थैतिक दाब है, वो किस पर निर्भर करता है, कौन कौन से फैक्टर्स पर, तो हाइट ऑफ लिक्विड पर, लिक्विड की ऊंचाई पर निर्भर करता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, घनत्व लिक्विड के यानी कि द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। और ये कब लगता है, जब कोई लिक्विड स्थिर अवस्था में होता है तब उस पर द्रव स्थैतिक या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर काम करता है। द्रव गतिकी या हाइड्रोडायनामिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो तरल पदार्थों का जहाँ पर अध्ययन किया जाता है वो हाइड्रोडायनामिक्स कहलाता है। बस इतनी ही बात थी। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, ये दाब सभी तरल पदार्थ डालते हैं, यानी कि ये जो अभी हमने जल स्थैतिक दाब के बारे में पढ़ा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में पढ़ा, ये दाब जो है, ये जो प्रेशर है, ये सारे लिक्विड जो हैं ये लगाते हैं। द्रव द्वारा विराम अवस्था में लगाए गए दाब को जल स्थैतिक दाब कहते हैं। अभी आपने समझ लिया था। गहराई के साथ जो है द्रव या जल स्थैतिक दाब जो है वो बढ़ता जाता है, यानी कि गहराई में जाने पर, मान लिया ये एक बीकर है और बड़ा सा बीकर है, इसके अंदर है पानी, तो यहाँ पर जो जल स्थैतिक प्रेशर लगेगा वो इसकी तुलना में कम होगा, यानी कि जितना हम नीचे जाएंगे, जितना गहराई में जाएंगे, उतनी गहराई में जल स्थैतिक दाब का मान बढ़ता चला जाएगा। द्रव सभी दिशाओं में बल आरोपित करता है, यानी कि एक स्पेसिफिक दिशा नहीं है, एक डायरेक्शन नहीं है द्रव की बल आरोपित करने की। बल क्या है, ये प्रेशर ही बल के उसमें आ रहा है। तो द्रव सभी दिशाओं में बल आरोपित करता है, कंटेनर के किसी भी भाग में कर सकता है, तालाब के किसी भी या समुद्र के किसी भी भाग में। इसीलिए बांध की दीवारें तली में मोटी बनाई जाती हैं। तली में इसलिए मोटी बनाई जाती हैं क्योंकि जो लिक्विड है, जो स्थिर लिक्विड है, वो सारे क्या एक दाब लगा रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या जल स्थैतिक दाब उसको बोला जा रहा है। और वो गहराई में जाने पर जो है और ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए ये है, मान लिया ये डैम है यानी कि बांध है, तो तली में क्या होता है, इनको थोड़ा सा मोटा बनाया जाता है ताकि बांध की दीवारें इस अधिक दाब को सहन कर सकें। ऐसा ना हो कि बांध ही टूट जाए, ठीक है। दीवारें नीचे से मोटी बनाई जाती हैं। और एक और एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ सकते हैं। मान लिया ये छोटा सा एक बीकर है और इसके अंदर है जल, ये भरा हुआ है जल, यहाँ। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, 3 होल बनाए, ये और ये वैसे डायग्राम में है। अब यहाँ से निकलना हुआ शुरू जल, तो आप एक चीज़ देखेंगे, जो यहाँ से जल निकलेगा वो ऐसे निकलेगा, यहाँ पर थोड़ा सा और आगे निकलेगा और यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर के साथ, यानी कि गहराई में जो है जल स्थैतिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होता है। इसीलिए जो नीचे वाले होल से पानी निकलेगा वो ज़्यादा प्रेशर के साथ जाएगा और ज़्यादा दूर तक भी जाएगा। आई होप आपको अच्छे से पूरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। यहाँ पर अब ये हवा का बबल है, मान लिया जल के अंदर, नदी के अंदर है कोई हवा का बबल जो कि अभी नीचे है, ठीक है, नीचे है तो वो क्या कर रहा है, वो छोटा है। थोड़ा ऊपर जाएगा तो वो और बड़ा होगा, और ऊपर जाएगा तो उसका साइज और बढ़ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नीचे से ऊपर जाने पर कम होता है, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नीचे से ऊपर, अब इस बुलबुले पर जो कि ऊपर आ गया, इस पर प्रेशर कम लग रहा है तो ये और ज़्यादा एरिया घेरेगा, ठीक है, ये और ज़्यादा एरिया घेरेगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कंटेनर के आकार पर निर्भर नहीं करता, उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस टाइप के कंटेनर में है, वो समुद्र में है, वो नदी में है, वो झील में है, वो किस चीज़ में है, ठीक है, कंटेनर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है उत्प्लावन बल या उत्प्रेक्षी।
अब थ्रस्ट, इसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि आने वाला कोई भी नया नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।